हाय एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं अकाउंटेंट्स इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 2 की। इस वीडियो के पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है, पार्ट 1 है, सो काइंडली वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, हु इज़ कॉल्ड सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। सन्ड्री डेटर्स, a person who receives goods or services from a business in credit or does not make the payment immediately and is liable to pay the business in the future is called sundry debtor. It is also known as accounts receivable. sundry debtor माने अकाउंट्स रिसीवेबल। sundry debtors कौन होता है कि मतलब सपोज़ हमने किसी को सेल किया है, सपोज़ आपने ABC लिमिटेड को सेल किया है ऑन क्रेडिट बेसिस पर, तो वो आपका सन्ड्री डेटर होगा। वो आपको इन फ्यूचर में मतलब पैसे देगा। फाइन। अगर आप कैश में मतलब सेल करते हैं तो ये कंसेप्ट आता ही नहीं है डायरेक्टली, मतलब ट्रांजैक्शन आपने उनको एक हाथ से दिया और आपने एक हाथ से पैसे ले लिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है देख लेते हैं। अ पर्सन हु गिव्स गुड्स और सर्विसेज to the business in credit or does not receive the payment immediately from the business and is liable to receive the payment from the business in future is called a sundry creditor. It is also known as accounts payable. सेम एग्जांपल लेते हैं। आपने सेल किया है ABC लिमिटेड को। अब ABC लिमिटेड का मतलब व्यू पॉइंट देखेंगे तो उन्होंने आपसे परचेज़ किया हुआ है। उन्होंने परचेज़ किया हुआ है, मतलब आपको ABC लिमिटेड पैसे देने वाला है इन फ्यूचर, तो वो आपका क्रेडिटर, मतलब ABC लिमिटेड के लिए आप क्रेडिटर हो। या फॉर सिंपल एग्जांपल बताऊँ तो मैं आपने किसी से परचेज़ किया हुआ है कोई मटेरियल और उसका पेमेंट पेंडिंग है। आपने जिससे परचेज़ किया हुआ है ऑन क्रेडिट बेसिस पर, वो आपका क्रेडिटर है। Second question, what are the tangible assets? Explain with example. Tangible assets are physical. They include cash, inventory, vehicle, equipments, buildings and investments. Tangible assets मतलब फिजिकल फॉर्म में होती है जिसको हम देख सकते हैं, वी कैन टच इट, जैसे कि कैश, इन्वेंट्री, व्हीकल्स, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। इंटेंजिबल असेट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म। जो भी इंटेंजिबल होती है उसका मतलब कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूड लाइक अकाउंट्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेटेंट्स एंड गुडविल। ये सब इंटेंजिबल असेट्स के एग्जांपल है। दिस असेट्स माने टेंजिबल असेट्स इंक्लूड एनीथिंग विद अ फिजिकल नेचर दैट इज़ यूज विद इन अ कंपनी। मतलब जो भी फिजिकल नेचर का होता है और जो भी कंपनी में यूज़ होता है वो टेंजिबल असेट्स है। What are the intangible assets? Explain with examples. Opposite मतलब सेम ऑपोजिट है टेंजिबल असेट्स का। एंड इंटेंजिबल असेट्स इज़ एन असेट डेट लैक्स फिजिकल सब्सटेंस, मतलब उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। एग्जाम्पल्स आर पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, फ्रेंचाइजेस, गुडविल, ट्रेडमार्क्स एंड ट्रेड नेम्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर। दिस इज़ कॉन्ट्रास्ट टू फिजिकल असेट, मतलब उससे ऑपोजिट होता है। एंड फाइनेंशियल असेट, एन इंटेंजिबल असेट इज यूजुअली वेरी डिफ़िकल्ट टू इवेल्यूएट, मतलब उसका जो उसकी जो वैल्यूएशन हम करते हैं वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू टेंजिबल असेट्स। डेफिनेटली मतलब कॉपीराइट का वैल्यूएशन हो या गुडविल का वैल्यूएशन हो, it's a little bit difficult than valuation of tangible assets. Now fourth question, what is closing stock or closing inventory? Closing stock is an amount of unsold stock lying in your business on a given date. मतलब टोटल अमाउंट जो है स्टॉक की जो पर्टिकुलर डे पे आपके बिजनेस में है जिसका सेल नहीं हुआ है। In simple words, it is the inventory which is still in your business waiting to be sold for a given period. जो भी इन्वेंट्री रेडी है मतलब सेल होने के लिए और जो इन फ्यूचर में सेल होगी वो सब आपका क्लोजिंग स्टॉक है। द क्लोजिंग स्टॉक कैन बी इन वेरियस फॉर्म्स सच एज रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस गुड्स और फिनिश गुड्स। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक is shown on the credit side of a trading account and asset side of balance sheet.
क्लोजिंग स्टॉक हम मेनली ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट में असेट साइड हम शो करते हैं. द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर. Fifth question, what is capital goods? Capital goods are physical assets that a company use in the production process to manufacture products and the services that consumers will later use. मतलब अपने बिजनेस में जो भी असेट्स है, जो भी फिजिकली एग्जिस्ट करती है, जो भी असेट्स है जिसका यूज़ हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में करते हैं, उसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं. कैपिटल गुड्स इंक्लूड बिल्डिंग मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल्स एंड टूल्स. कैपिटल गुड्स आर नॉट फिनिश्ड गुड्स, इंस्टेड दे आर यूज्ड टू मेक फिनिश्ड गुड. ओके. नॉट इफ अ पर्सन इज इन बिजनेस ऑफ व्हीकल बाइंग एंड सेलिंग, देन व्हीकल विल नॉट कंसिडर एज कैपिटल गुड्स. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. मतलब सपोज कि मेरी एक कंपनी है जो बिज़नेस करते हैं कंप्यूटर सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग का. तो कंप्यूटर मेरे लिए कैपिटल गुड्स नहीं है, इट्स वन काइंड ऑफ इन्वेंट्री फॉर मी. और सपोज़ मेरी एक कंपनी है और मैं बिज़नेस करता हूँ बैग्स वगैरह का, मतलब बैग्स का मतलब बाइंग सेलिंग करता हूँ, और मैंने एक कंप्यूटर परचेज़ किया हुआ है, तो वो मेरे लिए कैपिटल गुड्स है. व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल? इट इज़ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस विच इज़ यूज in its day-to-day trading operations, calculated as the current assets minus current liability. उसका फॉर्मूला है CA माइनस CL, माने करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़. ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है. और वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या है कि भाई डे टू डे एक्टिविटी में जो भी हमको कैश, बैंक वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, बाय विच वी कैन मेक पेमेंट ऑफ सम एक्सपेंसेस or we can make payment to creditors, and similarly we can collect from our debtors. So इसका जो डिफरेंस है वो वर्किंग कैपिटल है, मतलब करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी. एंड इट शुड बी पॉजिटिव, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू मेक पेमेंट्स, और आप अल्टीमेटली फिनेंशियल बर्डन में मतलब आप जा सकते हो अगर आपका वर्किंग कैपिटल अच्छा नहीं है. तो वर्किंग कैपिटल से एक फ़्लो रहता है बिजनेस में, और ये मतलब फ़्लो चलता ही रहना चाहिए. करंट असेट्स, अब करंट असेट्स क्या है वो देख लेते हैं. सच एज कैश एंड इक्विवेलेंस, इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आर रिसोर्सेज अ कंपनी ओन्स दैट कैन बी यूज अप और कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर. मतलब जो भी शॉर्ट टर्म के लिए या 1 ईयर के लिए कि मतलब जो असेट्स वगैरह है वो सब करंट असेट्स है. जैसे एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं. करंट लायबिलिटीज़ आर द अमाउंट ऑफ मनी ऑफ अ कंपनी ओव्स, सच एज अकाउंट्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड अक्यूर्ड एक्सपेंसेस दैट आर ड्यू फॉर पेमेंट विद इन अ ईयर. मतलब जो भी करंट लायबिलिटीज़ है उसका हम पेमेंट विद इन 1 ईयर कर देंगे. जैसे कि सन्डरी क्रेडिटर्स है, या जो भी शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह है, या जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जिसका हम पेमेंट इन फ्यूचर मतलब शॉर्ट टर्म में करेंगे, वो सब करंट लायबिलिटीज़ है. नाउ 7th क्वेश्चन, व्हाट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट? दिस स्टेटमेंट ऑफ अ कैश फ्लो or the cash flow statement is a financial statement that summarize the amount of cash and cash equivalent entering and leaving a company. मतलब जो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, मतलब बैंक वगैरह, मतलब जब भी वो बिज़नेस में आती है जो जाती है उसका एक स्टेटमेंट है, उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं. दिस शोज़ योर लिक्विडिटी, वो अल्टीमेटली अपने को लिक्विडिटी शो करता है. दिस शोज़ you changes in assets, liability and equity in forms of cash outflows, cash inflows and cash being held. मतलब जब भी हम असेट्स बेचेंगे या कोई नई असेट परचेस करेंगे या कोई भी लोन वगैरह लेंगे, मतलब लायबिलिटीज़ या कोई लोन वगैरह हम लेंगे या उसका पेमेंट करेंगे, तो ये सब है मतलब वो अल्टीमेटली अपनी लिक्विडिटी पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है. तो इसका जो एक स्टेटमेंट है उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं. द कैश फ्लो स्टेटमेंट
follows an activity format and it is divided into three category or section: operating activities, investing activities and financing activities. Generally the operating activities are reported first, followed by the investing and finally the financing activities. इसमें मेनली थ्री टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, एक ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इसका एक फॉर्मेट भी है, वो आप देख लीजिएगा। मतलब फॉर्मेट जनरली जो मतलब ये डेफिनेशंस दी है वो ज़रूरी नहीं है कि आप यही डेफिनेशंस मतलब आप रट लो। एक्चुअली आप गूगल भी करोगे तो आपको मतलब 1000 डेफिनेशंस मिल जाएगी अलग अलग। तो सिर्फ कंसेप्ट मतलब क्लियर होने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट तो वो है क्या, वो अपने को मतलब पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज़ नेट वर्थ? नेट वर्थ इज़ द वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑफ अ पर्सन और अ कॉरपोरेशन ओन्स माइनस द लायबिलिटीज़ दे ओ। मतलब नेट वर्थ का मतलब फॉर्मूला क्या होता है? टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़, इसका जो भी डिफरेंस रहेगा वो नेट वर्थ रहेगा। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मेट्रिक टू गेज अ कंपनीज हेल्थ, प्रोवाइडिंग अ यूजुअल स्नैपशॉट ऑफ इट्स करंट फाइनेंशियल पोजीशन। नेट वर्थ से हम प्रेजेंटली मतलब बिजनेस की क्या पोजीशन है, फिनेंशियली कैसी है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, एवरेज है, वीक है, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इन बिजनेस नेट वर्थ इज़ ऑल्सो नोन एज बुक वैल्यू और शेयर होल्डर्स इक्विटी। इसको हम बुक वैल्यू या शेयर होल्डर्स इक्विटी भी बोलते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको मतलब पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज़ अ रिपोर्ट or a statement prepared by the business to match the bank transaction recorded in the books of accounts with the bank statement. The bank reconciliation statement helps to check the correctness of the entries recorded in the books of accounts and thereby ensures the accuracy of bank balances. जब भी हम मतलब बिजनेस में हम एक बैंक का मतलब अकाउंट होता है अपना, सपोज़ अपने बिज़नेस में है SBI बैंक और हम एंट्रीज़ वगैरह करते हैं, एक ही अकाउंट है SBI बैंक का। अल्टीमेटली हमको क्या करना होता है, जो भी मतलब हम एंट्रीज़ वगैरह करते हैं, लेजर जो SBI का लेजर होता है उसके जो बैलेंसेस वगैरह होते हैं वो एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड मैच करने चाहिए जो बैंक की पासबुक या जो बैंक का मतलब आप इंटरनेट से जो भी ई स्टेटमेंट निकालते हो उससे। कभी कभार क्या होता है मतलब बिज़नेस में सपोज़ हमने SBI में हमारा बैलेंस है 10 लाख रुपीज़, हमने किसी को मतलब चेक दे दिया है 1 लाख रुपीज़ का, तो एज़ पर आवर बुक हमारे बुक्स में तो ऐसा दिखेगा कि भाई 9 लाख रुपये है, अभी 9 लाख रुपीज़ है अपने अकाउंट बुक्स में। लेकिन जब भी हम स्टेटमेंट चेक करेंगे तो इट्स नॉट एसेंशियल कि भाई जिसको हमने चेक दिया है वो दूसरे दिन मतलब डिपॉजिट कर ही देगा। ड्यू टू सम रीज़न वो 15-20 दिन या 2 महीने मतलब डिपॉजिट नहीं करता, तो स्टेटमेंट में मतलब उसकी एंट्री तो आएगी ही नहीं क्योंकि उसने मतलब प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक्स में। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो 1 लाख है उसका डिफरेंस हमको दिखेगा। सिमिलरली दूसरा क्या होता है कि भाई बैंक वाले मतलब बैंक चार्जेस या बैंक इंटरेस्ट कभी कभार डेबिट करते हैं हमारे अकाउंट्स में से, और अल्टीमेटली हमको वो आखिर में जब हम स्टेटमेंट देखते हैं बैंक का तभी पता चलता है कि भाई इन्होंने बैंक इंटरेस्ट डेबिट किया है या क्रेडिट किया है, या फिर लोन वगैरह चले तो बैंक इंटरेस्ट डेबिट करेगा वो, अदरवाइज़ बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा। इट डिपेंड्स मतलब आपका अकाउंट्स की कौन सी कैटेगरी का है, मतलब किस टाइप का है, CC अकाउंट है या OD अकाउंट है या सेविंग्स अकाउंट है या करंट अकाउंट है। तो ये एंट्रीज़ वगैरह हमें पता नहीं चलती, तो अल्टीमेटली हम जब भी स्टेटमेंट देखेंगे जो SBI का या पासबुक देखेंगे तब हमको पता चलता है कि भाई बैंक्स ने मतलब हमारे अकाउंट्स में से इतने डिडक्ट किए हैं, डेबिट किए हैं। तो वो सब एंट्रीज़ हमको जो भी अपना सॉफ्टवेयर होता है टेली में
अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मतलब उसकी एंट्रीज पास वगैरह करनी होती है। और अल्टीमेटली ये जो भी दोनों अकाउंट्स है वो मैच होने चाहिए। जो भी क्लोजिंग बैलेंस हमारे बुक्स में है वही बैलेंस पासबुक में होना चाहिए, और जो भी पासबुक में है वही क्लोजिंग बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस हमारे बुक में होना चाहिए। ये मेरा सेकंड वीडियो था और इसके बाद भी मैं और वीडियो लाऊंगा, तो काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।